Good evening, students. This is Monica, and welcome to my YouTube channel Maths Together. तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था और अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी। उसी के जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और मैं हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगे कि आपको नहीं वो चीज़ समझ आई है या और मेहनत की ज़रूरत है या और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल इम्प्रूव इट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें इसने हमसे पूछा है कि कौन कौन से जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें पूछा है कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो सेट्स बना रहे हैं और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। मतलब अगर सेट है तो क्यों है और अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with the letter J। ओके, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, उन एक ईयर के जितने भी मंथ्स हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं हमें उनका कलेक्शन बनाना है। ओके, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, जनवरी। उसके बाद आ जाएगा जून और उसके बाद आ जाएगा जुलाई। ठीक है, उसने पूछा है क्या ये सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एक ईयर में जो वो मंथ्स के नाम हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर अब आपने इस कलेक्शन तो लिख लिया लेकिन क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं है ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं सब इसका यही आंसर देंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछ लूं सबका आंसर यही रहेगा, जनवरी जून एंड जुलाई। ओके, मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया क्योंकि हम इसको बिना किसी डाउट के ये बता पा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट इस सेट के अंदर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में होगा और कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन किसी से भी पूछ लो सब यही आंसर करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो कलेक्शन है ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा क्योंकि इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें जो भी एलिमेंट है चाहे आप एक पर्सन से पूछो चाहे सेकंड पर्सन से चाहे थर्ड पर्सन से, तीनों इसका आंसर यही देंगे। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट बिकम्स अ सेट। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ओके, अब उसने बोला है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन बनाओ। ठीक है, तो उसमें सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है। मैं किसी और को टैलेंटेड समझती हूँ, आप किसी और को समझते हैं, कोई और थर्ड पर्सन किसी और को इंटेलिजेंट समझता है या टैलेंटेड समझता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट आंसर, हर इंसान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर करेगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड तो नहीं है ना। जैसे जैसे पर्सन चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे उनके आंसर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये कलेक्शन आपका सेट नहीं बनेगा, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, ये हमारा सेट नहीं बनेगा। तो अब देखो इसके थ्रू हम एक कंक्लूजन पे और नहीं पहुंच सकते हैं कि जहां पे हमारी क्वालिटी की बात होएगी ना, क्वालिटी वाली टर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कहीं पे लिखा गया इंटेलिजेंट, ठीक है, कहीं पे आ गया टैलेंटेड, कहीं आ गया बेस्ट। ठीक है, मतलब ये क्वालिटी की बात कर रहा है, किसी की क्वालिटी के बारे में बात करेगा कि या किसी की ब्यूटी के बारे में बात कर दी, वो उसकी क्वालिटी है ना। कि अगर मैं बोलूं कि मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड
तो वो सबके लिए अलग अलग चॉइसेस है, किसी को कोई सुंदर लगेगा, किसी को कोई सुंदर लगेगा। तो जब भी हमारे पास क्वालिटी की बात आएगी, अगर हमारा कोई कलेक्शन है जो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तो वो कभी भी आपका सेट नहीं बनेगा, वो कभी भी आपका सेट नहीं बनेगा। ओके, जैसे अभी हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, तो उससे आपको क्लियर होगा कि जहां भी क्वालिटी आएगी, जहां भी क्वालिटी की बात करेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन पूछेगा, मोस्ट टैलेंटेड बोलेगा, तो वहां पे लोगों की चॉइसेस अलग अलग हो जाएगी, और अलग अलग होने की वजह से हम उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई बेस्ट, ठीक है। अब सबकी चॉइसेस अलग अलग, सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग, तो ये बेस्ट वर्ड किसका है? क्वालिटी का है ना, ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है। और जब भी कोई क्वालिटी वाला वर्ड उस कलेक्शन को डिफाइन करने लगे, तो वो कभी भी आपका सेट नहीं बन सकता, ठीक है, ये आपका सेट नहीं बनेगा। ओके, अगर यहाँ पे सिर्फ होता अ टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के सिर्फ क्रिकेटर्स के नाम पूछता, तो वो एक सेट बन जाता, क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसने बेस्ट की बात कर दी, तो क्वालिटी आ गई, तो क्वालिटी कभी भी सेट नहीं बनाती, ठीक है। क्वालिटी का कलेक्शन की बात करें तो वो कभी भी सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। अब कोई भी एक बच्चा है, मैं उसको बोलूं कि आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं, आप उनका नाम लिखो और उसका एक सेट बना दो, ठीक है। आपकी क्लास के दूसरे बच्चे को भी मैं यही काम दूं कि उसने भी नाम लिख दिए, मान लो एक का नाम लिख दिया उसने ABCD, ठीक है। और एक बच्चे को काम दिया कि भाई तुम अपने क्लास के सारे बॉयज के नाम लिख लो, उसने इस तरीके से नाम लिख दिया। दूसरे को भी मैंने यही काम दिया कि भाई तुम अपनी क्लास के जितने भी बॉयज हैं सबके नाम लिख दो, तो उसने लिख दिया CDBA। तो भी ये दोनों सेट सेम तो है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जब हमने एक्सप्लेन किया था रोस्टर फॉर्म के बारे में, तो हमने बताया था कि पोजीशन मैटर नहीं करती है, आप एलिमेंट को कौन सी पोजीशन पे रख रहे हो वो मैटर नहीं करता है। अगर इनमें सिर्फ पोजीशन चेंज है और एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी काम दे दो, एक क्लास के बॉयज का बोलो कि इस क्लास में कितने बॉयज हैं, उन सबका नाम लिखना है आपको, तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। क्लियर? आई होप आपको सेट की डेफिनेशन आज के एग्जाम्पल से और बेटर क्लियर हुएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। अब हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू, उसने बोला लेस देन 100, 100 से लेस, तो मतलब कहाँ तक जाके रुकोगे आप? 99, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये सवाल आप खुद से किया करो एक बार कि क्या मैं ये क्वेश्चन किसी और से पुट अप करूंगा तो वो उसका यही आंसर देगा या कुछ और आंसर देगा। अब मैं ये बोल दूं, जिसको नेचुरल नंबर्स की नॉलेज है, जिसको पता है नेचुरल नंबर्स के बारे में, वो तो यही आंसर करेगा, है ना, मतलब इसका करेक्ट आंसर तो ये एक ही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा कि हमने इसको बिना किसी डाउट के बता सकते हैं कि भाई कोई डाउट ही नहीं है इस बात में कि जो भी नेचुरल नंबर लेस देन 100 है वो यही है, यही सारे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सेट बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। जो राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उनने जो जो नॉवेल्स लिखी हैं, आपको उनके नाम लिख के उसका कलेक्शन बनाना है, तो वो भी ठीक है ना, फिक्स है जो नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं। क्लियर है ना? ये नॉवेल मतलब कोई भी एक नॉवेल है, वो दो ही बातें हो सकती है, या तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है या नहीं लिखी, ठीक है। अगर मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है तो फिर वो उस कलेक्शन में चली जाएंगी, और नहीं लिखी है तो नहीं जाएंगी। हमारे कोई डाउट नहीं है ना इस चीज में कि कोई नॉवल रखी है, उस पे नाम किसी और का है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये क्या ही मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो क्योंकि डाउट की सिचुएशन नहीं है ना, वहां पे लिखी है तो उसके कलेक्शन में चली जाएगी, नहीं लिखी तो नहीं जाएगी। क्लियर है? ठीक है। उसको ऐसे नहीं कि नाम किसी और का और हम उनके कलेक्शन में डाल दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी ये चीज एकदम क्लियर है कि भाई जो उनका नाम जिस में लिखा है, जिस नॉवल जो उनसे बिलोंग कर रही है, वो उनके कलेक्शन में चली जाएगी, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स सुनते ही बात आती है हमारे माइंड में कि ये सब होगा भाई, इधर से नेगेटिव से कहीं चल रहा होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सोन। लेकिन फिर एक टर्म नजर आ गई कि भाई इवन भी बोल रहा है ना, तो इवन बोल रहा है तो ऑड वाले सारे कैंसिल, है ना, तो क्या बन जाएगा, इधर से आएगा, मतलब इधर से भी ऐसे चलता रहा, -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10। अब आप ये किसी से भी पूछ लो ये क्वेश्चन, सब इसका यही आंसर देंगे, है ना, बिना किसी डाउट के हम बता सकते हैं कि इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ये भी क्या बन गया, आपका सेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब इस चैप्टर में लिमिटेड ही क्वेश्चन है ना, जिसके पास भी भाई एनसीईआरटी की बुक है और उसने अपना चैप्टर नंबर 1 खोला हुआ है, तो उस चैप्टर में चाहे वो किसी एक बच्चे की, मतलब किसी बच्चे राम की बुक हो, चाहे किसी बच्चे श्याम की बुक हो, किसी बच्चे ऋतु की बुक हो, किसी की भी बुक हो, सबकी बुक में उतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वो सबके पास सेम है, उतने ही क्वेश्चंस हैं, तो सबके पास सेम बुक है, और तो सबके बुक के अंदर क्वेश्चंस भी सेम ही होंगे, है ना, तो वो कलेक्शन जो बनेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो इसको भी आप क्या बोल दोगे, सेट बोल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये आ गया मोस्ट और ये आ गया डेंजरस, तो ये क्या बता रहा है, फिर से क्वालिटी बता रहा है, और आपको बता दिया मैंने क्वालिटी वाली टर्म कभी भी सेट फॉर्म नहीं करती। ठीक है, अब देखो इसमें कोई बंदा है, किसी को लग रहा है रैट से डर, ठीक है, किसी को लायन से लग रहा है, और किसी को किसी से भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन हो गई ना, सबको, किसी को चूहे से सबसे ज्यादा डर लगता है, किसी को लायन से लगता है, किसी को स्नेक से लगता है, तो जिसको जिससे ज्यादा डर लगता है उसके लिए वो उसके उतना ही डेंजरस है ना, तो यहाँ पे हम किसी श्योरिटी से नहीं कह सकते, मतलब ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां तक हमने सेट की डेफिनेशन पे कल हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कराई, उसके बाद मैंने कल भी एग्जांपल्स कराए थे और आज भी उसके क्वेश्चंस कराए, तो आई होप आपको सेट तो क्लियर हो गया होगा कि सेट होता क्या है, और आप एक स्टेटमेंट को पढ़ के ये बता सकते हो कि ये कलेक्शन सेट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसने क्या बोला है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, मतलब ए आपको एक सेट दे रखा है, उसके बाद उसने बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, मैंने बताया था एक साइन होता है बिलोंग्स और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि होता क्या था, कि आपके पास कोई सेट दिया होगा, ठीक है, अगर वो एलिमेंट, एक एलिमेंट के बारे में पूछेगा कि क्या वो एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा तो वो हो जाएगा बिलोंग्स टू, और अगर नहीं होगा तो हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। देखो जैसे अब इसने पूछा 5, क्या 5 ए के अंदर है या नहीं है, सेट ए के अंदर। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, मेरे एलिमेंट्स है। ठीक है, और ए क्या है, मेरा सेट है, तो सेट हमेशा, एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करेगा या नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 5, देखो मेरा ये सेट ए था, इसके अंदर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 है, मतलब जो एलिमेंट 5 है वो इस सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखो 8, क्या 8 आपको इस सेट में कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना, तो 8 इस सेट में नहीं है, मतलब A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, A सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। अब आ रहा है 0,
जीरो क्या इस सेट के अंदर है? जीरो इस सेट में नहीं है, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और ये बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, अब देखो 4, ये है 4, ये 4 रहा, तो ये 4 बिलोंग्स टू द सेट ए, है ना, 4 इस सेट ए के अंदर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 2, तो 2 भी है इस सेट के अंदर, तो 2 बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, उसके बाद है 10, क्या 10 आपको इस सेट में नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। ओके, तो ये हमारी बात हो गई किसकी? बिलोंग्स की और नॉट बिलोंग्स की। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आपको दिख रहा है, जो इधर आपने लिखा हुआ है उसमें नजर आ रहा है सेट में, तो वो उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा उस सेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट, अब बात है, यहाँ पे बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको इनको कौन सी फॉर्मेट में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट की हम बात करते हैं, क्या दे रखा है, a इज इक्वल्स टू x सच दैट, यह मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताया था, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -3 से 7 के बीच में। ठीक है, तो x इंटीजर है, आपको पूरी स्टेटमेंट एक साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप आधा आधा पार्ट करके उसको समझो और फिर उसको लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे समझा कि भाई ठीक है, x क्या है? मेरा इंटीजर है, तो जैसे ही इंटीजर की बात आती है मेरे माइंड में कुछ इस तरीके की इमेज बन जाती है, भाई इंटीजर है तो मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब उसने एंड बोल दिया, मतलब एक और कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -3 से और 7 के बीच में, मतलब -3 से बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और 7 से लेस है। ठीक है, तो -3 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब ये इंक्लूड है उसमें। ठीक है, और कहां तक जा रहा है? 7 से लेस है, तो मतलब यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ 8 होगा या 9 होगा। ठीक है, तो 7 से लेस मतलब कहां तक जा रहा है? 6 तक। ठीक है, तो A मेरा जो सेट बन गया वो क्या बन गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मेरा क्या बन गया? सेट। मतलब ये तो क्या थी? हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। ठीक है, और ये क्या आ गई? रोस्टर आ गई। ठीक है, ये कौन सी फॉर्मेट हो गई हमारी? रोस्टर फॉर्म। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो हमें पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ने की नीड नहीं है, हम हाफ हाफ करके उसको पढ़ेंगे और फिर एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में बोला x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। पहले सिर्फ इतना पढ़ो, नेचुरल नंबर है मतलब ऐसा रहा होगा कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सोन। ठीक है, उसके बाद बोलो उसने x नेचुरल नंबर है, यहां तक हमने समझ लिया। लेस देन 6, 6 से लेस है ना, तो 6 से लेस है मतलब ये 6 है, इससे लेस तो मतलब ये 5 नंबर हो गए। ठीक है, तो b किसके इक्वल हो गया मेरा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, और रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं? सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है? सी x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक पढ़ा मैंने। 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट? 10 से, 10, 11, 12, 13 अप टू कहां तक जाएंगे? 2 डिजिट है तो 99 तक। ठीक है, सच दैट, उसके बाद उसने बोला क्या है? सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब जब आप उन दोनों डिजिट्स को जोड़ो तो सम क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो पूरी काउंटिंग लिख के उसमें से इसको सेपरेट करना तो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे इस पे कि देखो
मान लो ये 10 से शुरू है, मतलब पहला अक्षर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ में क्या लूं कि 8 बन जाए? 7, है ना। तो 1 प्लस मतलब 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो एक नंबर तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे लिख दिया 2। 2 के साथ में क्या लूं कि 8 बन जाए? तो 6 ले दिया, तो 2 प्लस 6 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के साथ में क्या लूं कि 8 बन जाए? 5। 3 प्लस 5 यहाँ भी 8 बन गया। उसके बाद 4 के साथ में क्या लूं कि 8 बन जाए? 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। उसके बाद 5 के साथ क्या लूं कि 8 बन जाए? 3, ठीक है। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद में 6 के साथ क्या लूं कि 8 बन जाए? 2। तो यहाँ पे 62 आ जाएगा ना। 6 प्लस 2 6 प्लस 2 6 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ 7 के साथ क्या लूं? 1 लूं, है ना। और 8 के साथ क्या लूं? 0 लूं। तो देखो मैंने काउंटिंग मतलब फर्स्ट नंबर को फिक्स कर दिया, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। ताकि मेरा कोई नंबर भी छूटे ना, सारे लिख पाऊं मैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा? सी मेरा सेट किसके इक्वल हो जाएगा? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ठीक है। ये मेरा सी सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब जब भी ऐसा कुछ पूछे हमसे सम वाला, तो यही आप अप्रोच रखा करो कि फर्स्ट नंबर को फिक्स कर दो, पहले पहले 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और उसके अकॉर्डिंग उसका सेकंड नंबर डिसाइड करो कि क्या आना चाहिए, ताकि जो सम हमें चाहिए वो बन जाए, ठीक है। उसके बाद है x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। तो 60 के डिवाइजर्स देखने हैं, तो 60 के डिवाइजर्स देख लो। ये पहले किस पे जाएगा? 2 पे, तो 30, फिर 2 पे, 15, और फिर 3 पे, फिर 5 पे, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स चाहिए हमें, है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए इसमें? 2, 3 और 5, ठीक है। तो डी क्या सेट बन गया? इसके डिवाइजर भी है ये 2, 3, 5, तो ये क्या बन जाएगा? डी सेट बन गया, क्योंकि x कैसा नंबर चाहिए हमें? प्राइम नंबर चाहिए। और 2, 3, 5 प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, है ना, किसी और से डिविजिबल नहीं होते, या 1 से तो सब हो ही जाएंगे, खुद से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट देखो, उसने बोला E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं उसका हमें एक सेट बनाना है, ठीक है। तो कौन कौन से लेटर है? T, R, I, G, O, N। अब देखो O 2 बार आ रहा है, मैंने कल आपको बताया था कि सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। तो हमने O पहले से लिख दिया है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। M, उसके बाद E, फिर इसके बाद फिर से T आ रहा है, लेकिन T हम पहले से लिख चुके हैं, तो हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद R है, फिर से R भी यहाँ पे आ चुका है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, कॉमा Y, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अब ऐसे नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। तो बेटर में बी है पहला लेटर, उसके बाद ई है, उसके बाद टी है, लेकिन टी 2 बार आ रहा है, तो मैं एक ही बार लिखूंगी। उसके बाद ई है, ई फिर से 2 बार हो गया ना, एक बार हम पहले लिख चुके हैं, और आर, ठीक है। तो ये इसका सेट बन गया, ठीक है। तो यहां तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेट्स के बारे में देखा कि कौन से जो कलेक्शंस हैं वो सेट बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। सेकंड में हमने पढ़ा कि कौन से एलिमेंट्स किसको बोलोगे कि वो बिलोंग करेगा उस सेट में, कौन सा एलिमेंट, और कौन सा नहीं करेगा। और थर्ड क्वेश्चन में हमने समझा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट कल जो हम करेंगे, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म और
आगे के कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं जो आपके लिए यूजफुल हो। ओके, थैंक यू।